Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, जिसमें डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यूज हम सोल्व कर चुके हैं. अभी जो सीरीज चल रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चल रही है, जिसमें 2023, 2022 और 2021 के पीवाईक्यूज हम सोल्व कर चुके हैं. आज की वीडियो में नवंबर 2020 और दिसंबर 2019 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम सोनिका. आई हैव क्वालिफाइड 2 times HTET एग्जाम बाय कंप्यूटर साइंस, ऑल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट बाय कंप्यूटर साइंस. नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन गिवन है आपको. A company has a choice of 2 languages L1 and L2 to develop a software for their client. एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और LOC बेस्ड क्वेश्चन है ये, लाइन ऑफ कोड के ऊपर. स्टेटमेंट को आप रीड कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ LOC रिक्वायर्ड टू डेवलप एन एप्लीकेशन इन L2 इज थ्राइस द LOC इन लैंग्वेज L1. कहता है कि जो नंबर ऑफ LOC रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन L2 के लिए वो थ्राइस है LOC इन लैंग्वेज L1. ऑल्सो गिवन है मेंटेन द सॉफ्टवेयर इन नेक्स्ट 10 ईयर, मतलब मेंटेनेंस टाइम भी गिवन है आपका 10 ईयर्स का. वेरियस पैरामीटर्स फॉर 2 लैंग्वेज आर गिवन, ये पैरामीटर्स गिवन है. द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. व्हाट इज द LOC फॉर L1? आपको जो निकालना है वो है LOC फॉर L1, फॉर विच कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर विद बोथ लैंग्वेजेज मस्ट बी द सेम. जो डेवलपिंग कॉस्ट आपके L1 के लिए होगी और जो L2 के लिए होगी, दोनों सेम आपको लेनी है और आपको निकालना है LOC फॉर L1. तो लेट्स सपोज करते हैं हम LOC, नंबर ऑफ LOC रिक्वायर्ड फॉर L1 इक्वल्स टू x. जब L1 के लिए हमने x सपोज की है तो L2 के लिए क्या है? थ्राइस है. तो L2 के लिए क्या हो जाएगी? LOC रिक्वायर्ड फॉर L2 इक्वल्स टू 3x. गिवन क्या है? पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर L1 और L2. पैरामीटर क्या है? मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट, मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट. L1 के लिए है LOC 1000, L2 के लिए है LOC 1000. फिर कहता है डेवलपमेंट कॉस्ट है L1 के लिए 70,000 और L2 के लिए है 90,000. फिर है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर. L1 के लिए है 1 लाख और L2 के लिए है 40,000. ये आपको गिवन है और बोला है कि जो डेवलपिंग कॉस्ट है वो दोनों में सेम होगी. तो एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है उसको डेवलपिंग का एक फॉर्मूला होता है. यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है नंबर ऑफ LOC डिवाइड बाई मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट. मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट. मल्टीप्लाई में डेवलपमेंट कॉस्ट.
इसने बोला है टोटल जो कॉस्ट है वो इंक्लूड करेगी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस होता है मेंटेनेंस टाइम। जो मेंटेनेंस टाइम क्या है, ये 10 ईयर्स गिवन है मेंटेनेंस टाइम। मेंटेनेंस टाइम मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो इसने बोला है जो कॉस्ट होगी L1 और L2 की मस्ट बी सेम। डेवलपिंग जो कॉस्ट होगी वो मस्ट बी सेम होगी। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ L1 इक्वल्स टू होगी L2, ये मस्ट बोला है इसने। तो इसके बेस पे अब हम सोल्व करते हैं। जो L1 की जो डेवलपिंग कॉस्ट होगी उसको L2 की डेवलपिंग कॉस्ट के इक्वल रखेंगे और फिर हम LOC निकालेंगे किसकी, L1 की। करते हैं L1 की करते हैं। L1 इक्वल्स टू L2 की जो डेवलपिंग कॉस्ट हम निकालते हैं। नंबर ऑफ LOC, पहले L1 की निकालते हैं डेवलपिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ LOC, नंबर ऑफ LOC L1 के लिए हम सपोज किया था X डिवाइड बाई मैन ईयर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट। मैन ईयर, ये था मैन ईयर L1 के लिए और ये मैन ईयर था L2 के लिए। तो LOC X है, L2 की जो है वो 3X है। X डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में डेवलपिंग कॉस्ट। डेवलपिंग कॉस्ट क्या है L1 की, L1 की डेवलपिंग कॉस्ट है 70,000 प्लस मेंटेनेंस टाइम। मेंटेनेंस टाइम 10 ईयर गिवन है, मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर है 1 लाख। ये किसके इक्वल है, ये L2 की कॉस्ट के। डेवलपिंग कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ L2। L2 का क्या है, नंबर ऑफ LOC हमने देखी थी 3X डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई में डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट है 90,000 प्लस मेंटेनेंस टाइम 10 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर 40,000। अब इसको हम सोल्व करते हैं, यहां पर कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। 30 से 30 कैंसिल हो गई, ये होगा 70X प्लस इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100,000 इक्वल्स टू 30 से 30 कैंसिल हो गई 270X प्लस 10 की मल्टीप्लाई 40,000 से करते हैं तो 4 के साथ में 50 आ जाएंगे। अब 70 को इधर लेके जाते हैं, 40 को इधर लेके आते हैं, -40 4 लाख हो जाएगा, हाँ, इक्वल्स टू 270X माइनस 70X। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0 0 0 0 और 6 इक्वल्स टू 200X। 20 से 20 गया, 2 से ये 3 हो जाएगा, मतलब 3000X। LOC ऑफ L1 वो हो जाएंगी 3000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3000। तो आंसर हो जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोहेजन फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। तो बेस्ट टू वर्स्ट आपको करना है इसको। तो कोहेजन क्या होता है, जो कोहेजन होता है जो मॉड्यूल के एलिमेंट्स होते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो उनकी क्या डिग्री होती है, मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कैसे वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिलोंग करते हैं।
तो वो डिग्री डिफाइन करता है कोहिजन। कोहिजन आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले होता है फंक्शनल कोहिजन, फिर होता है सीक्वेंशियल कम्युनिकेशन कोहिजन, प्रोसीजरल कोहिजन, टेम्पोरल कोहिजन, लॉजिकल कोहिजन और कोइंसिडेंशियल। जो फंक्शनल कोहिजन होता है वो मोस्ट रिक्वायर्ड होता है, और जो कोइंसिडेंटल होता है वो वर्स्ट होता है, वर्स्ट रिक्वायर्ड। इसने बोला है अरेंज करना है फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। तो अब ये बेस्ट टू वर्स्ट आपका इस वे में होता है। तो इसमें लॉजिकल कोहिजन ये हो गया, सीक्वेंशियल कम्युनिकेशनल तो सबसे पहले सीक्वेंशियल आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो पहले पे सीक्वेंशियल आएगा, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर टेम्पोरल, प्रोसीजरल, फिर प्रोसीजरल आएगा, फिर आपका टेम्परल और फिर आपका आता है लॉजिकल। इस वे में देखिए तो पहले आएगा बी, फिर आपका है सी, फिर ई, फिर डी और ए, डी सी ई डी ए। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। L1 और L2 लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट गिवन है, आपको मैच करना है CMM मॉडल के ऊपर। CMM क्या होता है? CMM होता है आपका कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। पेन कहाँ गया? ये CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, मोस्टली 5 टाइप्स इसकी होती हैं। एक होता है इनिशियल, फिर आता है मैनेज्ड जिसको रिपीटेबल बोलते हैं, रिपीटेबल। फिर थर्ड होता है डिफाइंड, फिर होता है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, और लास्ट में आता है ऑप्टिमाइजिंग। इनिशियल क्या होता है? इनिशियल होता है या तो आपका जो प्लान है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर ब्रेक हो गया, एडहॉक बेसिस पे है। जो रिपीटेबल जो होता है वो मैनेजेबल होता है, मतलब एक आपका इसके वे में हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड जो है मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में यूज किया जाता है। इनिशियल जो आपका प्लान जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है या ब्रेक हो गया है, मतलब एडहॉक पे है, तो ए का 4 मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से देखते हैं हम मैनेज्ड क्या होता है। मैनेज्ड होता है जो आपका सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस होती है, यूजर प्रोसेस, उसको क्वांटिटेटिवली वे में मैनेज करना, मेजर करना, उस चीज को क्वांटिटेटिवली मेजर करना, तो वो होता है मैनेज्ड। तो डी का क्या हो जाएगा? 1। तो डी का 1 किस में है? इस वाले में है, तो मतलब ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड एट 864 function points. A 6-person team will be assigned to a project assigning to requirement gathering person 1. ओके, फंक्शन पॉइंट की बात की गई है, पहले तो लिख लेते हैं जो जो बात बोली गई है इसमें। फंक्शन पॉइंट्स जो है प्रोजेक्ट का 864 FP मीन्स फंक्शन पॉइंट। 6 पर्सन है, टीम जो है टीम में 6 पर्सन है। 6 पर्सन कौन कौन से हैं? 1 पर्सन जो है विल बी असाइंड टू ए प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन। तो 1 रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग
1 डिजाइनर है and 2 programmers, 2 tester, 2 हो गए। The salary of the designer is 70,000 per month। डिजाइनर की है, एक ही है तो 70 ही हो जाएंगे, पर मंथ बोला है इसने। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज 50,000, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला भी 1% है तो मतलब 50,000। प्रोग्रामर की 1 प्रोग्रामर की 60,000 है तो 2 प्रोग्रामर हो गए तो 120 लाख हो जाएगी 1000। टेस्टर की क्या बोला है इसने, टेस्टर है, टेस्टर के है भी 60,000 है और 2 टेस्टर है तो ये हो जाएगी 120,000। इतना समझ आ गया। फिर कहता है एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 12 FP पर पर्सन मंथ। एवरेज प्रोडक्टिविटी वो है आपकी 12 FP पर पर्सन की है ये। तो अब निकालना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टेड कॉस्ट निकालनी है, ये पर मंथ है। आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालने होंगे। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालने होंगे। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल फंक्शन पॉइंट, टोटल फंक्शन पॉइंट डिवाइड बाय एवरेज फंक्शन पॉइंट, एवरेज फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाई में टीम। तो ये आपका क्या होता है, मंथ निकालने का। टोटल फंक्शन पॉइंट कितने हैं, टोटल फंक्शन पॉइंट है 864 FP, 864 डिवाइड बाई एवरेज FP कितना है, एवरेज है आपका 12 FP मल्टीप्लाई में टीम कितने हैं, टीम मतलब मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर हैं। अब आप इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे, इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 12 मंथ्स। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए, 12 मंथ्स हो गए। ये सारे 1 मंथ के हैं तो 12 मंथ्स की हमें निकालना है। अब सिंपल सी है, आपको निकालनी है प्रोजेक्टेड कॉस्ट। तो इन सबको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे और ऐड करके इनको सोल्व कर लोगे। 6% की है, ऐड करोगे आप, यहाँ से है 50,000, 70,000, 50,000 प्लस 70,000 प्लस 120,000 प्लस 120,000, ये 1 मंथ की आएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो ये आपकी जो है फाइनल जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। तो वो आपकी आ जाएगी, इसको डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं तो ये होगा 360,000 मल्टीप्लाई में 12, तो ये आपकी हो जाएगी 4320000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4320000, ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसने फंक्शन पॉइंट बोला था, फंक्शन पॉइंट ये है, टीम के मेंबर हैं 6, 1 रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है जिसकी जो सैलरी है वो 50,000 है, 1 डिजाइनर है जिसकी सैलरी 70,000 है, 2 प्रोग्रामर है तो 1 प्रोग्रामर की 60,000 है तो 2 प्रोग्रामर की 120,000 हो जाएगी। टेस्टर की 60,000 है तो 2 टेस्टर गिवन है तो 120,000 हो जाएगी। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इसने 12 FP बोला है फंक्शन पॉइंट। तो ये 1 मंथ की है तो हमें टोटल मंथ्स की पूरे साल की निकालनी है। तो टोटल मंथ्स निकालेंगे, टोटल फंक्शन पॉइंट डिवाइड बाई एवरेज प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई में जो नंबर ऑफ टीम मेंबर्स हैं वो डिवाइड करेंगे, 12 मंथ्स आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो टोटल जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। होप सो आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इन इज कॉल्ड। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है,
रिस्ट्रक्चरिंग होता है कि कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना, ऐड करना। न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना मतलब सॉफ्टवेयर को इस वे में मॉडिफाई करना कि रिस्ट्रक्चरिंग करना या फिर न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना, तो उस चीज को बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। एडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि सॉफ्टवेयर में इस वे में जो मतलब चेंजमेंट करना, मॉडिफाई करना कि वो न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सके। करेक्टिव होता है जब भी कोई फॉल्ट आता है, कोई बग्स आती है, उनको रिमूव करना, उनको करेक्ट करना। प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंटिव वो होता है कि कोई भी बग्स आए, कोई भी एरर आकर होती है, उसको प्रिवेंट करना। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस होती है कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, उसको रिस्ट्रक्चर करना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following UML diagrams has a static view? Static view जो है UML डायग्राम का होता है यूज केस डायग्राम में, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन टाइम, कैलेंडर टाइम, क्लॉक टाइम। तो तीनों ही होते हैं उसमें। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो तीनों ही होते हैं, मीन्स A, B एंड C। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Given below the two statements, statement 1 and statement 2, quality control involves the series of inspections, reviews and tests used throughout the software process to ensure each work product meets the requirements placed upon it. Statement 2 क्या कहता है? Quality assurance consists of auditing and reporting functions of management. तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बोला गया है, यहाँ क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बोला गया है। दोनों ही डेफिनेशन दोनों के बारे में करेक्ट है, तो मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक्स? बिहेवियरल टेस्टिंग के अंदर जो होता है कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, वो आपकी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होगा। ई टेस्टिंग का जो है एक अलग से कॉन्सेप्ट, कुछ टेस्टिंग डिस्क्राइब कर रखे हैं, कुछ और करेंगे, इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये तीनों ही जो होते हैं वो बिहेवियरल टेस्टिंग के अंदर आती हैं, A, B एंड C ओनली। टेस्टिंग के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। According to the ISO 9126 standard quality model, match the attributes given in list 1 with their definitions in list 2. फंक्शनैलिटी क्या होती है? फंक्शनैलिटी किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ पर्पस। एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी चीज की? सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें एलिमिनेशन मेथड से यूज करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड उसमें के थ्रू जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वो इजीली सोल्व हो जाते हैं और 90% सही भी होते हैं। फंक्शनैलिटी क्या होती है? फंक्शनैलिटी किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में। तो सीधी सी बात गिवन है, यहाँ ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है? एफिशिएंसी को देखो। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज की कैपेबिलिटी, कि उसको मेंटेन करने की कैपेबिलिटी क्या है। तो मतलब सी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनमें से देखना है, सी का 4, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब आपका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैच द एजिले प्रोसेस मॉडल विद द टास्क परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मॉडल। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है। श्रम क्या होता है? श्रम जो होता है वो होता है स्प्रिंट बैकलॉग होते हैं। स्प्रिंट जो होता है वो स्प्रिंट बैकलॉग होते हैं। तो इसने पूछा है, तो ये ए का जो है सेकंड हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर जो है ये होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं।
And dash chart is a project schedule representation that represents a project plan as a directed graph. The critical path is sequence of task and it defined project. An activity chart, जो एक्टिविटी चार्ट होता है वो क्या डिफाइन करता है, वो क्रिटिकल पाथ डिफाइन करता है जो लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ होता है उसको डिफाइन करता है। और जो क्रिटिकल पाथ होते हैं उसमें जो टास्क होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। इट डिफाइन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो एक्टिविटी लॉन्गेस्ट डिपेंडेंट ड्यूरेशन, एक्टिविटी लॉन्गेस्ट डिपेंडेंट ड्यूरेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए फ्लो ग्राफ एफ विद एंट्री नोड, एंट्री नोड है इसकी 1 और एग्जिट नोड है 11। तो ये गिवन है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी प्रेडिकेट नोड्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर नेम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेडिकेट नोड क्या होती है। प्रेडिकेट्स नोड्स कौन से होते हैं? प्रेडिकेट्स नोड्स वो नोड्स होते हैं जिसमें मोर देन 1 जो है आउटगोइंग एजेस होती है। मोर देन 1 आउटगोइंग एजेस होती हैं जिसमें कंडीशन बेस्ड होती हैं। ये प्रेडिकेट नोड्स भी बोल देते हैं इसको, कंडीशन बेस्ड नोड्स भी बोल देते हैं, जिसमें कंडीशन डिफाइन करते हैं, जिसमें मोर देन 1 आउटगोइंग एजेस होती हैं। तो कौन कौन सी है इसमें पूछा है, नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स पूछा है और पूछा है उनका नाम। तो 1 जो है 1 आपकी 2, 3 पर भी आ रही है और 1 जो है आपकी 11 पर भी गई है, तो मतलब 1 भी आपकी प्रेडिकेट नोड है। उसके बाद 2, 3 जो है वो 6 पर भी जा रही है और 4, 5 पर भी जा रही है। तो इसका मतलब 2, 3 जो है ये भी आपकी प्रेडिकेट नोड है। 6 जो है वो 7 पर भी गई है और 8 पर भी गई है, तो आपकी 6 भी आपकी प्रेडिकेट नोड है। 8 सिर्फ 9 पर गई है, 7 सिर्फ 9 पे गई है, 9 जो है वो 10 पे गई है, 4, 5 जो है वो 10 पे गई है, 10 जो है वो 1 पे गई है। तो इसका मतलब जो ये 3 जो है 1, 2, 3 और 6, 3 एजेस जो है नोड, 3 नोड जो है ये आपके प्रेडिकेट नोड है। तो आपका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी ग्राफ के बेस पे, फ्लो ग्राफ के बेस पे बात की गई है। हाउ मैनी रीजन आर देयर इन फ्लो ग्राफ। रीजन जो है एक तो आपका ये है, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया और फोर्थ है ये वाला। ये फोर्थ आपका सारा ही हो जाएगा। बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, इसने बात ये नहीं पूछा कि बाउंडेड पूछा है, अनबाउंडेड कुछ नहीं पूछा, इसने सिर्फ रीजन्स पूछे हैं, तो दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। तो टोटल जो है आपके 4 रीजन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लो ग्राफ एफ। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है E माइनस एन प्लस 2। इसका फॉर्मूला होता है E माइनस एन प्लस 2। E क्या होती है? E होती है नंबर ऑफ एजेस, N होती है नंबर ऑफ नोड्स। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस है 11। टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 प्लस 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, ये 10 नहीं है, 9 है। तो इसको हम माइनस करते हैं, 11 में से 2, 2 और 2, 4। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो आपके 4 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं,
हाउ मैनी नोड आर देयर इन द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ में आपके कितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं ये पूछा है इसने। तो ये शुरू किया है इसने 1 से गया 2 3 पे, 2 3 से फिर आप 6 पे लगा लो, यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो ये तो शॉर्टेस्ट है। लॉन्गेस्ट पूछा है तो 6 से 7 9 लगा लो या फिर 6 से 8 9 लगा लो, सेम बात है। 6 से 7 7 से 9 9 से 10 10 से फिर 1 1 से फिर 11, या फिर 6 से आप 8 भी जा सकते हैं, वो मर्जी है इन दोनों में से कौन सा आपको लेना है, एक लेना है। तो कितनी नोड इसमें आई है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसने पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 1 से 2 3 पे गया, 2 3 से 6 6 से 7 7 से 9 9 से 10 10 से फिर 1 आया, 1 से फिर 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो है वो 8 नोड्स हो गई लॉन्गेस्ट पाथ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन फ्लो ग्राफ। हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। ओके, तो इसने पूछा हाउ मैनी नोड्स, टोटल कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में भी हमने किया था, तो टोटल नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल आपके 9 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 2020 और 2019 के PYQs को सोल्व किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 और 2017 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।